हेलो एवरीवन। सो दो कंपनीज के रिजल्ट आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं जो मेरे वॉच लिस्ट में है। नुवामा का आया है, इंडिया चार्टर का आया, होम फर्स्ट का आया है एंड एक दो और कंपनीज है जिनका रिजल्ट आया है। उसको भी जल्दी कवर कर लेंगे, मोस्ट लाइकली कल तक उनको हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम दो कंपनीज पे बात करेंगे, एक तो टाइमेक्स ग्रुप और दूसरा ईपैक ड्यूरेबल। टाइमेक्स का कॉन कॉल होता नहीं है, ईपैक ड्यूरेबल का कॉन कॉल कल होगा, तो जो मैनेजमेंट कमेंट्री देगी उसको भी डिस्कस कर लेंगे अलग से। अभी फोकस करेंगे नंबर्स कैसे हैं एंड आगे का कैसा आउटलुक लगता है इन दोनों कंपनीज का। सो टाइमेक्स से स्टार्ट करते हैं, मतलब अच्छे नंबर्स हैं, अच्छी बातें पहले करनी चाहिए। तो टाइमेक्स को हमने लास्ट 2-3 क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया था। नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे थे और इस क्वार्टर में भी आप देखोगे तो बहुत सॉलिड नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। अगर हम तो बेसिक इनका बैकग्राउंड डिस्कस करें तो ये कंपनी 90s के आसपास आई थी इंडिया के अंदर, बहुत पुराना ग्रुप है। स्टार्टिंग में ये टाइटन्स के साथ में इनका आई थिंक जॉइंट वेंचर था। देन बाद में इन्होंने अपना खुद का एक बिजनेस स्टैब्लिश किया। इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है हिमाचल में, बद्दी के अंदर। और मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर के अपडेट में बताया है कि अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उन्होंने किया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो मतलब ये उनका डिमांड एक तरीके से हमको दिखा रहा है। तो टाइमेक्स का ना पिछला 2-3 साल इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन लास्ट 4-5 क्वार्टर्स अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग गया है। मतलब हमने जब इस बिजनेस को डिस्कस किया था तो ये 25-30% पे ग्रो कर रहा था। हालांकि एक क्वार्टर में 40% की ग्रोथ आई थी, लेकिन हमारा एस्टिमेट था कंजर्वेटिवली कि अगर ये 25-30% पे भी ग्रो करते हैं तो भी अच्छा चलेगा। लेकिन लास्ट 2-3 क्वार्टर अगर आप देखो तो मोर देन 40% की ग्रोथ है। इस क्वार्टर में भी अगेन 40% की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करी है। मार्जिन फिर से इंप्रूव हुए हैं कंपनी के। पैट आप देखोगे तो वाई वाई तो लगभग 75-80% की ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट डबल हो गया इनका। लास्ट क्वार्टर में Q1 में 15 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार Q2 के अंदर 30 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा है। एक्चुअली टाइमेक्स के लिए मतलब कॉन कॉल वैसे ये करते नहीं है, लेकिन जो चीजें समझ में आती है इनका नंबर, इनका डेटा वगैरह देख करके, कि लास्ट 1-1.5 साल में ना इन्होंने कुछ चीजों पे फोकस बढ़ाया है अपना। पहले ये जो मास कैटेगरी के जो वॉचेस वगैरह होते थे ना उन पे ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन लास्ट 1-1.5 साल में कंपनी ने जो प्रीमियम वॉचेस होते हैं, जो लग्जरी काइंड ऑफ वॉचेस होते हैं, उन पे अपना फोकस इंक्रीज किया है। आप इनका स्टोर का फॉर्मेट भी देखोगे तो पहले ये MBO स्टोर ओपन ज्यादा करते थे, मल्टी ब्रांड आउटलेट जो स्टोर होता है वो इनके ज्यादा थे। लास्ट 1-1.5 साल में वो जो स्टोर काउंट है वो कंसिस्टेंटली कम होता जा रहा है। एंड उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे लग्जरी रिटेल जो पहले 130 होता था, अब 150 से ज्यादा लग्जरी रिटेल है इनके पास। फिर डिफेंस कैंटीन, उसमें तो कंपनी 35% से एक्सपैंड कर रही है वाई वाई लेवल पे। तो पहले आई थिंक 440 था, अब 600 के आसपास डिफेंस कैंटीन में इनकी प्रेजेंस है, तो वो भी एक ग्रोथ का ड्राइवर है। फिर इसके अलावा कंपनी ने ओमनी चैनल अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। ई कॉमर्स का जो डिवीजन है वो तो बहुत बहुत हाई पेस पे इनका ग्रो कर रहा है। हर एक क्वार्टर, हार्डली ऐसा ही कोई क्वार्टर दिखता है जहां पे इनका ई कॉमर्स वाले बिजनेस में लेस देन 30% की ग्रोथ हो। अदरवाइज हर एक क्वार्टर में 40, 50, 60, 70, 80% की ग्रोथ आती है। इस क्वार्टर में भी आई थिंक 60-65% की ग्रोथ है। रिसेंटली इन्होंने वो जो आपका क्विक कॉमर्स का डिवीजन है, स्विगी, ब्लिंकिट, वो बिग बास्केट वगैरह, उस पर भी अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज किया है। प्लस एक और चीज इन्होंने क्या किया है, जो आपके यूथ को टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको इन्होंने मतलब उनके साथ में कैंपेन वगैरह रन किया। देन सीजन के अकॉर्डिंग कि किस सीजन में कौन सा एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी जो है वो ज्यादा पॉपुलर है और यूथ में उसकी अच्छी पकड़ है, तो उसके साथ में इन्होंने कुछ ब्रांड पोजीशनिंग अपनी करी। जैसे पीछे इन्होंने अनन्या पांडे के साथ में किया था, फिर बॉबी देओल के साथ में किया। तो ये सारी कुछ इनकी स्ट्रेटेजी रही है और वो हमें इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, कि जब से हमने इसको डिस्कस किया था तब से आप अभी तक देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। 170-180 पे था स्टॉक उस टाइम पे, हार्डली 6 मंथ्स हुए, अभी 370-380 के आसपास के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मैं अगर प्राइस में देखूंगा ना, स्टॉक चार्ट देखूंगा, तो मुझे लगेगा ये तो बहुत भाग गया, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया इसका। लेकिन एक्चुअली में जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि इस तरीके के बिजनेस ना बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरीके के स्टॉक बहुत अच्छे लगते हैं जिनका लेटेस्ट रिजल्ट, लेटेस्ट प्रॉफिट जो है वो उनके फ्यूचर वैल्यूएशन को सस्ता बना देता है। तो टाइमेक्स का अभी अगर आप देखोगे रिजल्ट से पहले इनका जो पी था ना वो 85-90 के आसपास था। 85 के 90 का पी था इस स्टॉक का। रिजल्ट आने के बाद इनका जो पी है वो 66 का हो गया है। करंट पी ऑलमोस्ट आपका 25 से 30% सस्ता हो गया। एंड अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे, बिकॉज आप देखो लास्ट ईयर पूरे साल में इन्होंने 31 करोड़ का पैट किया था, अभी फर्स्ट हाफ में 45 करोड़ का पैट हो गया है। सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर आपने लास्ट फुल ईयर के पैट को लगभग 50% से आउट परफॉर्म कर दिया और अभी आधा साल बाकी है। तो वैसे अगर आप हिस्टोरिकली देखने जाओगे तो इनका H1 अच्छा होता है। जैसे ज्यादातर रिटेल कंपनीज का हम देखते हैं H2 अच्छा होता है, इनका H1 में ज्यादा नंबर आता है, सेल्स का, प्रॉफिट का,
अब वही है, कॉन कॉल ये करते नहीं है, तो मतलब इसी तरीके से हम एक बेसिक एस्टिमेशन लेके चल सकते हैं। तो अगर हम ये मान के चले कि H1 इनका हायर साइड पे है, H2 में अगर कंपनी ज्यादा नहीं लेकिन 25-30 करोड़ का भी पैट और ऐड करती है, तो भी फुल ईयर पैट आपका 65 से 70 करोड़ का होता है। एंड अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे ना स्टॉक का, तो वो 50 से 55 बन रहा है, और अर्निंग ग्रोथ कितनी है, मोर देन 100%। पैग रेशियो कितना हो गया, 0.5 से 0.6 का। मतलब मुझे स्टॉक प्राइस देख के बिल्कुल लगेगा कि स्टॉक डबल हो गया 6 महीने में, तो मतलब बहुत भाग गया। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन देखने जाऊंगा, डेटा के बेसिस पे देखने जाऊंगा, तो एक्चुअली में वैल्यूएशन उतनी ज्यादा बहुत महंगे नहीं है, अभी भी ठीक ठाक सा डील लग रहा है, 0.5 0.6 का पैग रेशियो। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है, एक्चुअली सबका अपना अलग रिस्क कंफर्ट होता है। सो मेरे को ये चीज थोड़ी सी रेजिस्ट करती है इस तरीके के स्टॉक्स में बड़ा पोजिशन बनाने में, जो जो कॉन कॉल नहीं करते। क्योंकि आई मीन मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं बिजनेस की फ्यूचर परफॉर्मेंस को कैसे असेस करूं। जैसे विंटेज कॉफी के साथ में लास्ट क्वार्टर तक था, इस क्वार्टर में अब उन्होंने कॉन कॉल कर दिया, तो आपको समझ में आया कि क्या क्या डिमांड ड्राइवर्स हैं, सप्लाई साइड उनका कितना स्ट्रांग है, कंपनी अगले 3 से 4 साल में क्या क्या चीजें प्लान कर रही है। तो ये चीज आपको आई मीन एज अ रिटेल इन्वेस्टर पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन देती है। क्योंकि आप अज्यूम करो अभी तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगले क्वार्टर में Q3 में लेट्स सपोज इनका जो रेवेन्यू है वो 25% से ग्रो करता है या 20% से ग्रो करता है, अब ये कॉन कॉल नहीं करते, तो मतलब मैं कैसे वो वहां पे वो कन्विक्शन लेके आऊंगा जब मार्केट इनके स्टॉक को पनिश कर रहा होगा कि ये बिजनेस आगे अच्छा कर लेगा। क्योंकि मेरे पास में कोई डेटा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब वहां पे उस टाइम पे जब स्टॉक को होल्ड करने का वो जो कन्विक्शन चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो आपको मैनेजमेंट कमेंट्री से ही आता है। क्योंकि सिर्फ रेवेन्यू गाइडेंस नहीं, मतलब रेवेन्यू गाइडेंस के अलावा आप बहुत सारी चीजें समझते हो कॉन कॉल के अंदर। बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, क्यों वो कॉम्पिटिटर से अच्छा करता जा रहा है, स्टोर एक्सपेंशन प्लान क्या चल रहा है, स्टोर ब्रेक इवन उसका किस तरीके से हो रहा है, स्टोर में फुटफॉल किस तरीके से चल रही है, एसएसजी किस तरीके से चल रहा है, आगे का वो क्या सोच रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट में अच्छी सेल्स आ रही है, कौन सा वो नई सेलिब्रिटी को लेके आया वहां पे अच्छी सेल्स आई है। सो ये सारी आपके फैक्टर्स होते हैं जो आपको बिजनेस के आगे के आउटलुक के बारे में बहुत अच्छी इंसाइट्स देते हैं। रेवेन्यू गाइडेंस तो आप हटा दो, वो नहीं भी हो फिर भी आप कल्याण कौन सा रेवेन्यू गाइडेंस देता है, लेकिन आपको पता है ना कि उसका आगे का आउटलुक काफी स्ट्रांग है। V2 रिटेल तो चलो रेवेन्यू गाइडेंस देता है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो एग्जैक्ट आपको रेवेन्यू का गाइडेंस नहीं देंगे, बट कॉन कॉल सुन के, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन के आप एक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो कि बिजनेस आगे कैसा परफॉर्म करेगा। तो वही चीज है टाइमलेस के साथ में। बाकी आई मीन वैल्यूएशन वाइज ऐसा कुछ खास नहीं, खराब नहीं है। अभी भी आप देखोगे 0.5 0.6 का पैग रेशियो है, कंसिडरिंग अगर ये इस मोमेंटम को, इस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं H2 के अंदर भी। बाकी ठीक है, बट वही पॉइंट है कि सबका अपना रिस्क रिवॉर्ड है। माइट भी आप कंफर्टेबल हो इस तरीके के डील के साथ में, मैं भी कंफर्टेबल हूं, लेकिन वो है कि मैं ऐसे में बहुत बड़ा एलोकेशन नहीं ले सकता। एंड मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कि अगर जैसे मैंने स्टार्ट किया है छोटे एलोकेशन से और स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया 6-7 मंथ्स के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, बीच बीच में अपने एलोकेशन को ट्रिम करूंगा, बिकॉज मेरा ओवरऑल एलोकेशन तो इंक्रीज होता जा रहा है ना। लेकिन ये सबका अपना अपना एक अप्रोच होता है। सब माइट भी बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इस तरीके के स्टॉक के साथ में कंफर्टेबल होते हैं, उनको बिल्कुल ही पैनिक ही नहीं होता है कि कॉन कॉल नहीं कर रही मैनेजमेंट फिर भी स्टॉक नीचे जा रहा है, तो मतलब वो बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं। बट मैं आज हाइंडसाइट में ये नहीं बोल सकता कि 6 महीने पहले मैंने इसको डिस्कस किया था, ट्रैक करना स्टार्ट किया था, तो मुझे पता था कि अगले 2-3 क्वार्टर भी ये बिजनेस 40% पे ग्रो करेगा, बिकॉज मुझे तब भी नहीं पता था। और मैंने तब भी हमने यही डिस्कस किया था कि अगर मुझे प्ले करना भी होगा तो मैं छोटी पोजीशन लेके करूंगा, छोटा एलोकेशन लेकर के करूंगा। एंड आज भी सेम व्यू है, बिकॉज कॉन कॉल तो ये अभी भी नहीं कर रहे ना। तो वही चीज है, बाकी सबका अपना अप्रोच है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं और यहां से भी अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी आउटलुक देखते हो तो चीजें ठीक लगती है बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर पे, ईपैक ड्यूरेबल। सो ईपैक ड्यूरेबल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इनके लिए ये सीजन बहुत खराब गया है। एम्बर एंटरप्राइज का नाम मैं इसलिए ले रहा बिकॉज वो बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और वैसे भी उनका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का बिजनेस है उसने ईपैक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से बहुत अच्छा किया है अभी तक Q1 के अंदर। सो ईपैक अगर आप वो रूम एसी वाला सेगमेंट देखोगे ना, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। आई थिंक 25-26% के आसपास का उनका मार्केट शेयर है। ओडीएम सेगमेंट के अंदर कंपनी बहुत बड़ा प्लेयर है एम्बर एंटरप्राइज के बाद अगर हम देखें तो। फर्स्ट क्वार्टर तो इनका बहुत खराब गया था, सेकंड क्वार्टर में भी ऑलरेडी हम सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। एक बार फिर भी देख लेते हैं कि ओवरऑल इन्होंने नंबर्स कैसे डिलीवर करे हैं। तो ये मतलब इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक तरीके से कंपनी क्या बनाती है, रूम एसी बनाती है, और इसके अलावा जो आपके लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, एयर कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। रिसेंटली इन्होंने एचडीए यानी कि स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जिसमें आपका इंडक्शन स्टोव आता है, वाटर डिस्पेंसर आता है, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च करे हैं इस सेगमेंट के अंदर। अभी लास्ट क्वार्टर में इन्होंने एयर फ्रायर स्टार्ट किया था एंड मैनेजमेंट ने इस पर अच्छी कमेंट्री दी है, मतलब इस पूरे साल में अच्छा वॉल्यूम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट से। फिर आप देखोगे अभी रिसेंटली इन्होंने ये न्यूट्री ब्लेंडर लॉन्च किया है, वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किया है, प्लस अगले साल के लिए FY27 के लिए बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स इनके पाइपलाइन में हैं।
देन कंपोनेंट्स में आप देखोगे तो काफी सारे कंपोनेंट्स कंपनी खुद बनाती है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स के अंदर कभी अभी ये एंटर भी कर रहे हैं। क्यों एंटर कर रहे हैं? बिकॉज बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है कंपनी को। एंड ये इनका विजन था, ये इनका टारगेट है कि अपनी डिपेंडेंसी जो है ना वो रूम एसी बिजनेस से हमको शिफ्ट करनी है बाकी बिजनेसेस की तरफ। ये क्यों करना है? ताकि जो इंद्रदेव की कृपा रही है इस समर सीजन में, वो हर साल अगर हो गई तो बिजनेस तो बिल्कुल ही खराब करेगा ना, मतलब मैं आप और मार्केट बहुत ज्यादा पनिश करेगा इनके स्टॉक को। तो इसलिए कंपनी अपना रेवेन्यू मिक्स जो है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रही है। लेकिन इस साल इंद्रदेव जी ने काफी ज्यादा हेल्प कर दिया इनको इस गाइडेंस को अचीव करने में। इनका टारगेट था कि एसी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको 77 से 65% लाएंगे। इस साल आप देखोगे फर्स्ट हाफ में ये 56% पे आ गया है। 56% पे क्यों आ गया? बिकॉज पूरा 6 महीना आप देखोगे तो अनसीजनल रेन रही है, फ्लड हुआ है बहुत सारे एरियाज में, तो डिमांड बिल्कुल ही एक तरीके से बहुत ज्यादा कम हो गई रूम एसी की। तो उसकी वजह से इनका जो सेल्स में कॉन्ट्रीब्यूशन है रूम एसी का वो 56% हो गया। अब आप अज्यूम करो कि जो बिजनेस आपके लिए 80 रुपए कमाता था, अगर आप 100 रुपए कमाते थे उसमें से 80 रुपए आपको वो लेके आता था, वो बिजनेस लेके आता था, उसका 80 रुपए इस साल से 56 रुपीज रह गया है। तो मतलब कितना ज्यादा फाइनेंशियली इस पर्टिकुलर बिजनेस ने इनके ओवरऑल रेवेन्यू को, फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट किया होगा, जो भी अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन सपोर्ट कहां से मिला है? इनके एसडीए, एलडीए और कंपोनेंट वाले डिवीजन से। तो ये वाला डिवीजन पहले 14% कंट्रीब्यूट करता था, अब इसका कंट्रीब्यूशन 21% हो गया है। सेम आप देखोगे कंपोनेंट जो पहले 13-15% था, अब 22% हो गया है। रेवेन्यू वाइज अगर हम देखें तो एसी बिजनेस में फर्स्ट हाफ में 46% का फॉल है रेवेन्यू के टर्म्स में, पूरे फर्स्ट हाफ में। और Q2 में आप देखोगे तब तो 76% का डिक्लाइन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। हालांकि एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी है जो हमने कैपिटल मार्केट के कंपनीज के साथ में डिस्कस किया था, कि जब आप वाई वाई कंपेयर कर रहे हो ना, पिछले साल का फर्स्ट हाफ या पिछले साल का सेकंड क्वार्टर और इस साल का सेकंड क्वार्टर या फर्स्ट हाफ, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि लास्ट ईयर आपका सबसे बेस्ट सीजन था समर के टर्म्स में। मतलब आप देखो रिकॉर्ड गर्मी हुई थी, ये एसी की सेल्स मतलब पूरी इंडस्ट्री 30-35% पे ग्रो करी थी, तो वो सबसे बेस्ट सीजन था समर का। और ये वाला जो समर सीजन गया है ये काफी खराब सीजन गया है पिछले कुछ सालों में। तो हम बेस्ट को वर्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा, इसीलिए नंबर्स जो है वो और ज्यादा हमको खराब लगेंगे। सो 46% की सेल्स नीचे आई है एसी की। अब सपोर्ट कहां से मिला है? इनका एसडीए और कंपोनेंट वाले बिजनेस ने, जिसमें 36 और 90% की ग्रोथ दिखाई है। इसी वजह से फर्स्ट हाफ में 24% का रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला है। अदरवाइज अगर इनमें ग्रोथ नहीं होती तो आधा रेवेन्यू हो जाता कंपनी का, वाई वाई लगभग 50% का डिक्लाइन हो सकता था। लेकिन इन दोनों डिवीजन से ठीक ठाक सपोर्ट मिला। देन इस साल का इनका टारगेट क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये 4 से 6 लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। कस्टमर्स इनके 55 कस्टमर्स हैं। ईपैक आई मीन जरूर वो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो हाई रिस्क है इस बिजनेस के अंदर, और मैनेजमेंट उस पर काम कर रहा है, लेकिन वो इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। क्योंकि ये जो 55 कस्टमर्स आप देख रहे हो ना, इंडिया के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट के अंदर, वो सब ईपैक के साथ में काम करते हो। वो भी आज से नहीं, 10-10, 15-15 साल से इनके क्लाइंट है। इसीलिए कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है ओडीएम सेगमेंट के अंदर। और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, इस साल इसको 70 तक हम लेके जाएंगे और साथ में अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी इंक्रीज करेंगे। ये देखो, ये जितने भी बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स हैं वो सब कंपनी के क्लाइंट है। देन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, एचडीए वाला जो हमारा बिजनेस है ना, उसमें 10 से 12% की ग्रोथ है उस पूरी इंडस्ट्री में अगले 5 साल के अंदर। ग्रोथ कहां से आएगी? तो कैटेगरीज में आप देखो, किचन अप्लायंसेस यहां से ग्रोथ आएगी। होम कंफर्ट में आपका जैसे एयर प्यूरिफायर हो गया, रूम हीटर हो गया, वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह हो गए, हेयर ड्रायर हो गया, ये सारे कैटेगरीज में अच्छी ग्रोथ रहेगी। कौन से ब्रांड ज्यादा ग्रो करेंगे? तो जैसे इंडिया में आप देखोगे बजाज, प्रेस्टीज, उषा, क्रॉम्पटन, हैवल्स। ग्लोबल में जैसे फिलिप्स हो गया, पैनासोनिक हो गया। अब यहाँ पे ईपैक का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ना, कि इनमें से बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी इनके क्लाइंट्स हैं। इनसे एसी का वो सर्विस लेते हैं, एसी वाला प्रोडक्ट्स इनसे मैन्युफैक्चर करवाते हैं, प्लस इसके अलावा एयर कूलर हो गया, वो सारे प्रोडक्ट्स इनसे मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो ईपैक के पास में एक एडवांटेज आ जाता है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट को मैं ये सारे प्रोडक्ट्स भी उनको सर्व कर सकता हूं। जैसे पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट ने लास्ट ईयर किया बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में, जो उनसे एसी तो ले रहे थे, कंपनी ने उनको वॉशिंग मशीन वाले प्रोडक्ट के अंदर भी ऑनबोर्ड कर लिया। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट ने एक बहुत बड़ा कैपेक्स प्लान किया है अपना रेफ्रिजरेटर बिजनेस के लिए, तो वो भी सेम एग्जिस्टिंग क्लाइंट को केटर कर रहे हैं। तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है जब आप एक सेगमेंट में इतने ज्यादा बड़े प्लेयर बन जाते हो, जो ये एसी रूम एसी के अंदर इतने बड़े प्लेयर बन गए इंडिया में। वो इनको एडवांटेज भी देता है कि अगर इनको डाइवर्सिफाई करना है ना, तो बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ना इन सारे क्लाइंट्स के साथ में, इन्होंने आपकी सर्विस वगैरह ऑलरेडी देखी हुई है, तो ये ईपैक कर पा रहा है आसानी से। देन ग्रो ड्राइवर्स क्या हैं ये एचडीए सेगमेंट के? तो न्यूक्लियर फैमिली आपकी देखोगे आप बढ़ती जा रही है।
पहले हम देखते थे तो जॉइंट फैमिली, अब जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि एक घर में एक ही फ्रिज होगा, एक ही वॉशिंग मशीन होगा, एक ही आपका एयर प्यूरिफायर होगा। अब क्या हो गया, वो जॉइंट फैमिली तीन अलग अलग फैमिलीज बन गई है, मतलब आपको हर एक चीज तीन गुना चाहिए, वॉशिंग मशीन तीन चाहिए, रेफ्रिजरेटर तीन चाहिए, एयर प्यूरिफायर तीन चाहिए। तो ये सारी आपको इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड को इंक्रीज कर रहा है, ये आपका मेन ग्रोथ ड्राइवर है। देन रूम एसी में भी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ये मैनेजमेंट क्या है, इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री से आप सुनोगे कि सिर्फ ये वाला सीजन खराब गया, ये समर सीजन खराब गया है। और आई मीन 5 साल में 10 साल में ऐसे 4-5 सीजन आते हैं जहां पे आपका समर सीजन उतना अच्छा नहीं जाता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 5 साल का होराइजन लेके चलोगे तो पूरी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में ना रूम एसी में ही सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। आप चाहे मैन्युफैक्चरर्स को सुनो या जो ब्रांड्स हैं ओईएम जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी, उनको सुनो, या फिर जो रिटेलर्स हैं जैसे आदित्य विजन हो गया उनको सुनो, हर एक मैनेजमेंट ये सेम चीज कमेंट्री आपको बोलेगी कि माइट भी ये सीजन खराब गया है लेकिन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स जो है वो इस पूरी इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ एसी इंडस्ट्री के लिए सबसे हाई ग्रोथ रहने वाला है। इन सारे सेगमेंट्स में, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी में सबसे ज्यादा ग्रोथ एसी में एक्सपेक्टेड है। आप देखो पूरी इंडस्ट्री जो है वो 16% पे ग्रो करने का एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। तो ये वाला पॉइंट है कि एक साल आपका खराब गया है लेकिन अगले 4-5 साल अच्छे रह सकते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, आई मीन बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि समर सीजन की खराब होने की वजह से ये बिजनेस खराब हुआ है, मतलब इनका रिजल्ट खराब हुआ है, इनका सीजन खराब हुआ है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि बिजनेस खराब हो गया तो फिर स्टॉक को क्यों ऐसे पनिश किया जाता है या स्टॉक को क्यों इस तरीके से जो है वो नीचे पटका जाता है, उसकी पिटाई क्यों होती है। तो यहाँ पे ना आई मीन दो चीजें हैं, एक तो बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है कि बिजनेस में ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चरली चीज खराब हुई है, एक जस्ट आपका डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन है, माइट भी 1 साल का हो सकता है या अगर ज्यादा वर्स्ट चीज हुई तो आपका 2 सीजन ऐसा जा सकता है। बट वी ऑल नो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्री ने इतना ग्रो किया है और अगला 4-5 साल जब इकॉनमी आपकी ग्रो कर रही है, लोगों की इनकम ग्रो कर रही है, और एसी आज के टाइम पे आपका एक एस्पिरेशन या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, वो बेसिक नीड है। एक एक घर में आप देखोगे 3-3 एसी चाहिए सबको, तो वो इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम देखें हर एक बिजनेस जो है वो अच्छा कर सकता है, अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली ये सारे प्लेयर्स जो मतलब टॉप में आते हैं, टॉप 2 टॉप 3 कैटेगरीज के अंदर आते हैं। लेकिन इसमें आई मीन बिजनेस अच्छा करने में और ये जो सीजन खराब करने में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मार्केट जो है ना वो आपका बिजनेस का आगे का आउटलुक देखता है। मतलब आप ये देखो कि मैं हो गया, आप हो गए, इतने सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब अपना हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो सबको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। हर कोई चाहता है कि मैं जहां पे भी पैसा लगाऊं अगले 6 महीने 1 साल में मेरा अच्छा रिटर्न बने। अब वहां पे कोई अगर देख रहा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस में, चाहे ई पैक हो या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, जहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और अगले 6 महीने 1 साल इन बिजनेस के लिए काफी चैलेंजिंग रह सकते हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो हर कोई चाहेगा ना कि वहां से मैं अपना कैपिटल निकालूं और ऐसी जगह पे डालूं जो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। अब एक तरफ अगर मैं बोल रहा हूं कि ये बिजनेस का सीजन खराब गया है तो इनकी स्टॉक की पिटाई क्यों हो रही है, ये तो मतलब सही नहीं है, ये एक तरीके से इनजस्टिस है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो एक तरीके से अनफेयर हो गया ना कि जो बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं अगर हम उनको रिवॉर्ड नहीं करेंगे, उनको कैपिटल नहीं देंगे जो कि डिजर्व कर रहे हैं, जिनका ये सीजन अच्छा जा रहा है, माइट भी अगला 1 साल भी अच्छा जा सकता है, उनको आज अगर मार्केट रिवॉर्ड नहीं करेगा तो वो उनके साथ भी तो गलत है ना। तो मतलब इमोशनल हो गए यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते। बिजनेस ठीक है, एक सीजन आपका खराब गया है लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कितना लंबा रह सकता है, 6 महीना रह सकता है, 1 साल रह सकता है, और आपके कंपैरिजन में जो दूसरा प्लेयर है जो दूसरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो मार्केट का तो काम है ना उनको रिवॉर्ड करना। सो मार्केट इसीलिए बोलते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है ना मार्केट हमेशा हमेशा जो है वो अच्छे बिजनेसेस को रिवॉर्ड करता ही है। अगर उनकी अर्निंग ग्रोथ कंसिस्टेंट होगी तो आपको वो उसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। अब वहां पे मैं ये नहीं बोल सकता कि एक सीजन खराब गया, 2 सीजन खराब गया, आज मैं बोल रहा हूं एक सीजन खराब गया, लेकिन आप देखो अगर अगला सीजन भी ऐसे ही चला गया समर सीजन, तो आप बोलोगे कि 2 सीजन एक इन्वेस्टर जो है वो स्टक रह गया स्टॉक के अंदर। इसीलिए टाइम टू टाइम हमको इन्फॉर्म डिसीजन लेना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो वही चीज है। लेकिन हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें ग्रोथ काफी अच्छी एक्सपेक्टेड है। देन इनके नंबर्स वगैरह अगर हम देखें, रेवेन्यू तो हमने देख लिया, बॉटम लाइन अगर आप देखोगे तो वो लॉस रिपोर्ट किया इन्होंने। लास्ट ईयर Q2 में 8 करोड़ का लॉस था कंपनी का, इस बार 22 करोड़ का लॉस इन्होंने रिपोर्ट करा है। इनफैक्ट Q1 में कंपनी का 24 करोड़ का प्रॉफिट था और Q2 में लॉस आपका आप देखोगे तो लगभग 2.5 गुना इंक्रीज हो गया। तो बिल्कुल रिजल्ट नंबर्स वाइज देखे तो बहुत ही खराब नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट थे, नंबर्स थे ईपैक ड्यूरेबल के, खराब नंबर्स हैं। लेकिन आई मीन इन्होंने जो कमेंट्री दी है इसके साथ में वो कुछ पॉजिटिव
पॉजिटिव इंडिकेटर देता है इस बिजनेस को लेकर के। तो एक तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि ये जो खराब नंबर्स हैं उसका सबसे बड़ा रीजन तो अनसीजनल रेन है। मतलब पूरा Q1 आपका ऐसा गया, Q2 में भी हमने देखा सितंबर तक बहुत सारे सिटीज में स्टेट के अंदर फ्लड था, जम्मू में भी देखोगे आप तो ट्रेन ही बंद हो गई थी। तो मतलब वैसे सीजन में कोई भी एसी वगैरह परचेज करता नहीं है, वो डिसीजन वैसे भी आपका एक तरीके से पोस्टपोन हो जाता है। दूसरा मैनेजमेंट ने एक और चीज बोली है कि ये जो गवर्नमेंट ने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन अनाउंस किया और एग्जैक्टली जब इसको इंप्लीमेंट किया उसके बीच में ना काफी डिले था, और बहुत सारे जो हमारे कंज्यूमर्स थे, कस्टमर्स थे, उन्होंने अपने परचेजिंग डिसीजन को इसकी वजह से भी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। ये एक्चुअली अगर आप अगस्त में कुछ वो ऑटो ओईएम कंपनीज को भी सुनोगे ना, उन्होंने भी गवर्नमेंट को ये चीज बोला था कि आपने जीएसटी अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन क्योंकि ये इंप्लीमेंट होने में डिले हो रहा है तो हमारे पास में इंक्वायरीज आ रही है, लेकिन एक्चुअली में कस्टमर परचेज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो वेट कर रहे हैं कि एक बार वो हो जाए उसके बाद हम परचेज करेंगे। तो कई सारे कंपनीज का ये कहना है कि इसका जो असली जो इंपैक्ट है ना वो हमको Q3 में देखने को मिलेगा। तो उनकी मैनेजमेंट ने भी ये बोला कि ये Q3 का अभी तक का जो सीजन गया है ना, नवरात्रे, दिवाली, धनतेरस, ये अभी तक अच्छा गया है। जीएसटी की वजह से सेंटीमेंट भी कंज्यूमर्स का अच्छा देखने को मिला है, प्लस जो ओवरऑल फेस्टिव की डिमांड होती है उससे भी हमको और हेल्प मिला है। एंड इन्वेंट्री लेवल भी इन्होंने बोला है कि थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता हुआ हमको दिखा है। इनका आई थिंक FY25 का बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री 581 करोड़ की थी, अभी इनकी करंट इन्वेंट्री 500 करोड़ के आसपास है, तो इन्वेंट्री थोड़ी सी कम जरूर हुई है। एंड इन्होंने चैनल इन्वेंट्री के बारे में भी बोला है कि वहां पे भी थोड़ी सी मूवमेंट होती हुई दिखी है। तो ये कुछ इन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री दी है। अब ऑफकोर्स इस पे और क्लैरिटी हमको कॉन कॉल में मिलेगा। देखना कैसे इनके नंबर्स को, तो मतलब देखो नंबर्स तो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब नंबर्स है, लेकिन फिर पॉइंट ये है कि मार्केट को, हमको तो ये पहले से एक्सपेक्टेशन था ना कि इस तरीके के नंबर्स ही आएंगे। जब आप पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट के भी रिजल्ट को देखोगे, जब भी वो कंपनी अनाउंस करेगी, तो मार्केट पहले से एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस तरीके, इसके आसपास ही नंबर्स कंपनी रिपोर्ट करेगी, बिकॉज सीजन इस तरीके से गया है। लेकिन यहां से इन दोनों कंपनीज के लिए डिपेंड ये करेगा कि आगे का आउटलुक कैसा होगा, कि कमेंट्री कैसी है इनकी। एक तो इनकी खुद की कमेंट्री कैसी रहती है, अभी जो दिसंबर आपका स्टार्ट होगा वहां से इनको अगले सीजन का, अगले समर सीजन का ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाता है इनके क्लाइंट्स की तरफ से। तो उसके बारे में मैनेजमेंट का क्या बोलना है, इस बार एनर्जी नॉर्म्स आपके चेंज हो रहे हैं, तो क्या डिमांड वैसी है या कुछ उसमें चेंज देखने को मिला है, या एक्चुअली में मैनेजमेंट ने किस तरीके के फुटफॉल देख रहे हैं, चैनल इन्वेंट्री अभी किस तरीके की है, ये सारी चीजें हमको देखनी है। इसके साथ में जो आपके ब्रांड्स हैं जैसे वोल्टास हो गया, हेवल्स हो गया, ब्लू स्टार हो गया, सिम्फनी हो गया, उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है। हालांकि फेस्टिव सीजन की ड्यूरेशन में तो उन्होंने बहुत अच्छी कमेंट्री दी, उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ का एक एक्सपेक्टेशन दिखाया था इस पूरी इंडस्ट्री से, तो वो सारी चीजें देखनी है। एंड अगर वो ठीक रहती है, इनलाइन रहती है, तो मतलब आगे चल के Q3 के आसपास अगर और करेक्शन करता है मार्केट इनके स्टॉक को, जो कि इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए मार्केट को, तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि छोटा पोजीशन लेके अगले साइकिल के लिए इसको प्ले किया जाए। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट का स्टॉक इतना गिर गया है, ईपैक ड्यूरेबल का स्टॉक इतना गिर गया है, तो अभी तो बहुत लुक्रेटिव वैल्यूएशन पे ये डील कर रहा है, बॉटम पे है, पोजीशन बनाना चाहिए। अगेन ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन एक चीज इसमें मुझे समझना होगा कि अगर मैं इस तरीके के बेट को अभी प्ले कर रहा हूं ना, जहां पे अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वो सारी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी कॉन कॉल के बाद, मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद, तब एक अलग केस है। लेकिन अगर अभी मैं इनमें पोजीशन बनाने की सोच रहा हूं, तो मुझे एक चीज पहले से एक्सपेक्ट करके चलना है कि मेरा इसमें जो रिस्क है ना वो ज्यादा हो सकता है, बिकॉज समर सीजन ऑफकोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा तो नहीं है कि हर साल ऐसा होगा, लेकिन इन केस अगर अगला समर सीजन भी वैसा गया तो हम एक लंबे टाइम के लिए स्टक हो सकते हैं, तो ये एक रिस्क है। दूसरी साइड पे अगर अगला समर सीजन नॉर्मल रहता है जैसा पिछले साल था, तब आप देखोगे लो बेस के ऊपर बहुत हाई ग्रोथ होगा, और उसके बाद तो पी रेटिंग भी बहुत तगड़ी देखने को मिल सकती है। तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड दोनों है, लेकिन मुझे ये देख के चलना होगा, मुझे ये अभी से एक्सेप्ट करना होगा कि अगर मैं अभी अनइन्फॉर्म डिसीजन ले रहा हूं, बिकॉज अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, वो आने वाले टाइम में मिलेगा, जैसे जैसे इनके रिजल्ट आएंगे, कॉन कॉल होगा, तब थोड़ा थोड़ा हमको उस पर आउटलुक क्लियर होगा। तो अगर अभी मैं बिल्कुल ब्लाइंडली जाऊंगा तो मेरा रिस्क माइट भी वहां पे ज्यादा हो सकता है, तो वो मुझे देख के चलना है। बाकी ऑफकोर्स अपना रिस्क रिवॉर्ड अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना है। कल इनका कॉन कॉल है, तो उसके बाद देखेंगे इसकी मैनेजमेंट ने क्या आगे का डायरेक्शन दिया है, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।